हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में, डे नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, डे नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सर आज आपने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में इतना ही है जो हमने डे 1 में किया था वो, और जो आज डे 2 में करेंगे। बस यहाँ पे आपका जो है इधर आपका जो है सिलेबस खत्म हो जाता है, जो आपके सिलेबस में है। किसमें है? सिलेबस में। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, पर हम आगे कुछ और अकाउंटिंग टर्म को डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में दी गई है। वैसे आपका अगर मैं सिलेबस की बात करूं, चैप्टर नंबर 2 के सिलेबस में सिर्फ यहां तक ही है। ठीक है जी। तो पहले मैंने आपको लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें मैंने अराउंड 24 टर्म्स आपको बता दी थी। हाँ, 24 टर्म्स बता दी थी ट्रेड पेबल्स तक। किस तक? ट्रेड पेबल्स तक। आज हम बात करेंगे कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होता है? मार्कर ले लिया हमने। तो सर कॉस्ट क्या होता है? किसी भी चीज को परचेज जब हमने किया और उस पे हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग देखिए, कॉस्ट क्या होता है? परचेजिंग कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है? हमें तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है जब हम चीज को प्रोसेस कर रहे हैं। सर प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? अरे बच्चा रुक जाओ। आपने बाजार से, लेट सपोज आपका काम है पुराना फर्नीचर खरीदना और पुराने फर्नीचर को रिपेयर करके, ठीक करके पुराने फर्नीचर को बेच देना। क्या करना? बेच देना। तो जो आप पुराना फर्नीचर खरीद के लाए, पापा आप पुराना फर्नीचर मार्केट से खरीद के लाए 1000 रुपए का। ठीक है, तो वो जो 1000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा वो हुई आपकी परचेज कॉस्ट। ठीक है जी। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हुई? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपने उस पर पॉलिश करी, रिपेयर किया, ठीक है, वो हुई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेट सपोज वो आई 200 रुपए। ठीक है, तो 1000 प्लस 200 कितना हो गया? 1200। कितना तो आता ही, कैलकुलेटर तो हमें उठाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। और कैलकुलेटर आपको वैसे भी नहीं उठाना, मैं यूज करते हुए, क्योंकि मुझे स्पीड में चलना है, मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। आप नहीं करेंगे, सब कुछ हाथ से करेंगे, माता रानी चढ़ाएगी पाप। ठीक है जी। 1000 प्लस 2, ये आपकी 1200 रुपए की कॉस्ट हुई। तो ये जो 1200 है ये आपकी कॉस्ट है। इसमें परचेज कॉस्ट जो आपने सामान खरीदा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो होती है जो आप सामान को प्रोसेस करते हुए उस पर कॉस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कॉस्ट हो गया खत्म। क्या हो गया? कॉस्ट हो गया हमारा फिनिश। अंदर गया, सांस लो, छोड़ो, हाँ चलो गया अंदर, ग्रैब हो गया। अगला हमारा वाउचर। सर वाउचर क्या होता है? हमारे आने वाले चैप्टर में वाउचर नाम का एक चैप्टर है, हम उसमें डिस्कस करेंगे वाउचर क्या होता है। बिल्कुल डिस्कस करेंगे, पर यहाँ मैं आपको वाउचर से टच करके लेके जाऊंगा। क्या करूंगा? टच करके लेके जाएंगे। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर किसी भी ट्रांजैक्शन का क्या होता है? एविडेंस होता है। क्या होता है? एविडेंस होता है। वाउचर किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। क्या होता है? एविडेंस ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। वाउचर किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। वाउचर कितने टाइप के होते हैं? वाउचर 2 तरह के होते हैं। सर वाउचर कितने तरह के होते हैं? वाउचर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से वाउचर होते हैं? पहला वाउचर होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सोर्स वाउचर। अगला होता है अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है जी। वाउचर कितने तरीके के होते हैं? वाउचर होते हैं 2 तरीके के। पहला होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब सोर्स वाउचर। अगला होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है जी। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है सर? सोर्स डॉक्यूमेंट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम करते हैं उसका जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है तो उसको बोलते हैं सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर क्या होता है? पापा गए एसी खरीदने, तो पापा को क्या मिला? सर पापा को मिला बिल। कैसा बिल मिला? जो आपको बिल मिलता है ना, एक इनवॉइस मिलता है, आपने एसी खरीदा, उसको कहते हैं सोर्स वाउचर। क्या कहते हैं? सोर्स वाउचर। अब सोर्स वाउचर का यूज करते हुए जो हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग वाउचर।
ठीक है जी, वाउचर हो गया हमारा, कॉस्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है सर? डिस्काउंट होता है जो हमें ना, जब हम कोई चीज खरीदते हैं ना, तो उसमें से जब हमारा ना परचेज, जो हमारी कॉस्ट होती है वो माइनस हो जाती है ना, तो उसको हम वो कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा, तो डिस्काउंट ये होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, डिस्काउंट इज रिडक्शन इन परचेज प्राइस। ठीक है जी, डिस्काउंट इज इन रिडक्शन विद परचेज प्राइस। अब डिस्काउंट भी 3 तरीके के होते हैं, पर हमारे जो सिलेबस में है वो यहां तक है। ठीक है, यहां तक मार्किंग दे दें आपको, यहां तक। पर हम आगे भी आपके साथ कुछ अकाउंटिंग टर्म की डिस्कशन करेंगे, ताकि अब ये ना बोले सर आगे आने वाली इन टर्म के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, इसलिए हम बताएंगे सारा जो किताब में हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमें क्यों मिलता है बताइए बताइए। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब हुआ डिस्काउंट, ट्रेड का मतलब हुआ व्यापार, बिजनेस। जब भी हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? बल्क में। हम शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर को बोला अंकल एक पार्ले जी का बिस्किट दो, कितने का है? तो शॉपकीपर ने बोला 5 रुपए का। कितने का? 5 रुपए का। हमने कहा अच्छा अंकल, अगर हम ये पार्ले जी के पूरे इसकी एक पेटी खरीदे तो कितने की मिलेगी? तो शॉपकीपर ने बोला पूरी पेटी लोगे, मतलब एक ही बार में मेरी पूरी पेटी बिक जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो 4.5 रुपीज का लगा। ठीक है, कितने का लगा दूंगा? 4.5। तो जब हमने बल्क में लिया, कैसे लिया? बल्क में लिया, तो हमारा वो तो हमारा जो परचेज प्राइस था जिस पे हमने खरीदना था वो क्या हो गया? गिर गया, गिर गया, गिर गया। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अगर मैं कंपनी में जाऊंगा और बोलूंगा मुझे तो ट्रक चाहिए, ट्रक क्या चाहिए? ट्रक चाहिए, ट्रक, तो क्या होगा? जब हम उसको बोलेंगे हमें ट्रक चाहिए, ट्रक, तो बोलेगा जी मैं आपको ना 3.5 रुपीज का लगा दूंगा पर पीस। तो अब हमने बल्क बढ़ाया, क्या हुआ? क्वांटिटी गिर गई। अब कुछ समझदार बंदे क्या बोलते हैं मुझे, हैं? कुछ समझदार मुझे बोलते हैं सर एक काम करो, आप ना जितनी फैक्ट्री में बनता है सारा खरीद लो, फ्री में मिल जाएगा। और नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपनी कॉस्ट और थोड़ा प्रॉफिट तो भी कवर करेंगे ही ना। तो इसको कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। अगला आता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। क्या आता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है? कैश डिस्काउंट का मतलब है एक चीज को आप लेट सपोज उधारी पे लेते हो, 3 महीने की उधारी। आपने एक गए, आपने कहा मुझे ना इतना इतना लीटर ऑयल दे दो, इतने बैरल्स ऑयल दे दो। बैरल पता है ना वो क्या होता है? बैरल वो एक लकड़ी का खांचा होता है, ठीक है, उसमें हमने बोला इतने लीटर हमें ऑयल दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं आपको लेट सपोज करो 120 रुपीज पर बैरल लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा? 120 रुपीज पर बैरल। और हमें पैसे देने हैं वो 90 दिनों बाद। कितने? 90 डेज के बाद पैसे देने। हमने कहा अगर जस्ट नाउ अभी पैसे देने तो जस्ट नाउ अभी, उन्होंने कहा मेरे को तो 90 दिनों बाद मिलने वाले थे, आज ही मिल जाएंगे। तो हम एक काम करेंगे, फिर सर मैं आपको 110 रुपए का लगा दूंगा। कितने का लगा दूंगा? 110 रुपए का लगा दूंगा। तो ये क्या हुआ बच्चों? इसको कैश डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है जी। इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है आने वाले चैप्टर में हम आगे देखेंगे। अगला है हमारा रिबेट। यहाँ पे हमारा जो है सिलेबस खत्म हो जाता है, इसके ऊपर ही आपका है, पर अब हम इसके आगे भी चलेंगे। अगला है हमारा टॉपिक रिबेट। रिबेट क्या होता है? रिबेट भी आपके डिस्काउंट की ही एक तरह होती है, डिस्काउंट का ही एक टाइप है। रिबेट हमें क्यों दी जाती है? रिबेट हमें दी जाती है जब गुड्स की क्वालिटी थोड़ी पुअर होती है। क्या होती है? पुअर होती है। ट्रेड डिस्काउंट में हमने बल्क में लिया, कैश डिस्काउंट में हमने अभी कैश दे के लिया। और रिबेट हमें क्यों मिलेगी? उन्होंने कहा यार, जैसे आप कई बार अगर सब्जी मंडी मम्मी के साथ जाते हो तो टमाटर वाला भैया टमाटर अलग रख रहा होता है ना, कहता बहन जी ये 20 रुपए के, और अगर ये वाले लोगे तो ये वाले टमाटर आपको 5 रुपए किलो दे दूंगा। तो वो होती है रिबेट, क्योंकि गुड्स की क्वालिटी थोड़ी पुअर है, उसको फेंकना पड़ता, इसलिए जो शॉपकीपर है आपको सस्ते में दे रहा है, उसका माल बिका, कुछ तो रिकवरी हुई। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा कॉस्ट, फिर हुआ हमारा वाउचर, और हमारे डिस्काउंट के हुए 3 टाइप। नोट कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपने वो जो है आपका नोट कर लिया होगा।
ठीक है, अगला है हमारा ये चार्ट टॉपिक, ये चार्ट। सर आज आराम से चलेंगे फटाफट, आज का टॉपिक है मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, ठीक है जी। 9 मिनट हो गए होंगे हमारे, है ना, 9 मिनट के आसपास हो गए होंगे हमारे। तो अब हम चलते हैं बैड डेट पे। किस पे? बैड डेट पे। बैड डेट क्या होता है सर? बैड डेट वो होता है जो अब रिकवर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? रिकवर नहीं हो सकता। बैड डेट क्या होता है? डेट विच इज नॉट रिकवरेबल। क्या होता है? विच इज नॉट रिकवरेबल। हमने किसी को माल दिया, हमने किसी को पैसा दिया, वो हमारा था डेटर, उसने हमें कर दिया मना, नहीं देते, हम हो गए इंसॉल्वेंट, हम हो गए दिवालिया, हम आपको पैसा नहीं दे सकते, ठीक है जी, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। तो अब अपनी बुक्स में उसको क्या कर लेते हैं? हम अपनी बुक्स में उसको कर लेते हैं बैड डेट। वो हो गया बैड डेट। बैड मतलब बुरा, डेट मतलब जिसे हमें पैसा देना था, जिसको हमने पैसा दिया था उसे हमें वापस करना था, वो हो गया बैड। उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कर देते हैं रिटर्न ऑफ। सर रिटर्न ऑफ क्या होता है? रिटर्न ऑफ होता है हम अपनी बुक्स से उसका नाम और निशान मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं सर, मिटा देते हैं। उसको हमें पैसा देना था, मिटा दिया, पैसा नहीं आया, तो ये तो हमारा लॉस हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा बैड डेट, खत्म, फिनिश। अगला हम चलते हैं बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट, ठीक है जी। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट होता है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ठीक है जी। बैलेंस शीट हमें बोलती है, हे पार्थ, हे ओनर्स, आपके बिजनेस की पोजीशन ये है। बैलेंस शीट कुछ इस तरह होती है। सर 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 हमारे ना बड़े भैया ना सीए कर रहे हैं, हमारे बड़े भैया ना बीकॉम कर रहे हैं, उन्होंने तो हमें ना बैलेंस शीट का दूसरा फॉर्मेट, पता है मुझे, पता है, जानता हूँ शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट आ चुकी है, मुझे अच्छी तरीके पता है, पर तुम्हें ऐसे समझ जल्दी आएगा इसीलिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट होती है और वही तुम्हारे सिलेबस में है, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ। जो भी कंपनीज है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 वो शेड्यूल 3 फॉलो करती हैं। लो तो मैं ये भी बता देता हूँ, फिर बोलोगे सर हमें बताया नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हो। एक सेकंड, वो ऐसे बनता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ पे सब लिखते हैं और यहाँ पे ये टोटल होता है, फिर लिखते हैं असेट्स, फिर यहाँ लिखते हैं ये टोटल होता है और ये टोटल मैच होता है। मुझे पता है, मैं जानता हूं, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है कैमरे में, मैं जानता हूं ये ऐसे बनता है, मुझे पता है, मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए टी शेप के फॉर्मेट में बता रहा हूं भाई लोग। मुझे पता है कि बैलेंस शीट ऐसे बनती है, शेड्यूल 3 बोलते हैं इसको, मुझे ये पता है। ये मैं सोचना गलत पढ़ा रहे हैं या पुरानी वो पढ़ा रहे हैं, मतलब आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें समझाना है इसीलिए पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है जी, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से पढ़ो इसे। और फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, जो ये शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है ये सिर्फ कंपनी इसके लिए मैंडेटरी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी आती हैं सोर्सेज ऑफ फंड, कहां से हमारे पास पैसा आया, कैपिटल, रिजर्व, किस किस को हमें पैसा देना है, वो यहाँ आ गया। और यहाँ तक यूटिलाइजेशन, जो यहाँ से पैसा जनरेट हुआ वो पैसा कहाँ लगाया, असेट, डेटर, ये वो सारा इधर आता है, ठीक है। ये टोटल और ये टोटल मैच हो जाता है। तो बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है जी। अगला टॉपिक है हमारा बुक वैल्यू। क्या है? बुक वैल्यू, इसको मिटा दें। अगला टॉपिक है हमारा बुक वैल्यू। क्या है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ असेट, जो आपके पास असेट है। सर असेट क्या होती है? असेट बच्चों, असेट वो होती है जो बिजनेस में सामान पड़ा हुआ है, बिजनेस की इन्वेंट्री, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस की लैंड, बिजनेस की बिल्डिंग, ठीक है, जो भी आपके उसमें है उसको क्या बोलेंगे? एसेट।
असेट की जो वैल्यू इस वक्त आपकी किताबों में है उसको बोला जाएगा बुक वैल्यू। क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। ठीक है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? अरे यार, बुक्स ऑफ अकाउंट होता है वो बुक्स, वो खाते जिसमें अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग का लेखा जोखा रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए, 4B, बैड डेट, बैलेंस शीट, बुक वैल्यू एंड बुक ऑफ अकाउंट। आगे अब हम पढ़ेंगे आपका फेवरेट टॉपिक जो अकाउंट में मैंने पहले लेक्चर में बोला था, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। ठीक है जी, नोट करो और एक्साइटमेंट से बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नोट कीजिए। तो वो कर लिया हमने नोट, आगे आ गए हम क्रेडिट पर और डेबिट पर, हमारा फेवरेट टॉपिक। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट जर्नली होती है, पहले मैं अकाउंट सिखा दूं आपको, फिर बोलना मत अकाउंट नहीं बताया। डेबिट और क्रेडिट को हम एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे? एक साथ करेंगे। क्रेडिट जो होती है, क्रेडिट जर्नली राइट साइड होती है। क्या होती है? क्रेडिट इज जर्नली राइट साइड। क्या होती है? राइट साइड होती है। कोई भी अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो उसकी जो राइट साइड है, ठीक है सर, राइट साइड तो ये है। जब हम बोर्ड की तरफ मुंह करते हैं तो राइट साइड ये होती है। तो जो राइट साइड है उसको बोला जाता है क्रेडिट। क्या बोला जाता है? क्रेडिट। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? क्रेडिट का मतलब होता है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमने करी, उसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट होगा डेबिट और दूसरा इफेक्ट होगा क्रेडिट। अगर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट की है, किसकी है? क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। तो सर डेबिट क्या होता है? डेबिट होता है लेफ्ट साइड की ट्रांजैक्शन। क्या होती है? उस जो हम लेफ्ट साइड में पोस्ट करते हैं जर्नली, फिर बोल रहा हूं जनरली, एक्सेप्शन मस्ट बी कैन बी प्रेजेंट, बट जो हम ट्रेडिशनली क्रेडिट जो है वो हम राइट साइड में पोस्ट करते हैं और डेबिट जो है हम हमारा लेफ्ट साइड में पोस्ट करते हैं। क्या होता है, क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे इफेक्ट आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब ये आप ज्ञान दे सकते हो इन सब टर्म्स पे। अगला हमारा टर्म डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन होता है कोई भी एसेट को हम यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। जैसे हम इस पेन को यूज कर रहे हैं, ये पेन विजिबल है कैमरे में, ये पेन को हम यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, क्या ये पेन खराब होगा या फिर थोड़ा पुराना होगा? बिल्कुल होगा सर। तो जब ये पुराना होगा, जब ये पुराना होगा तो धीरे 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 इसकी वैल्यू कम होनी शुरू होगी। क्या होगी? वैल्यू कम होनी शुरू होगी। जब इसकी वैल्यू कम होनी शुरू होगी टाइम टू टाइम, इस तो हम अपनी बुक से उस वैल्यू को कम करते जाएंगे। कैसे कम करते जाएंगे? उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। सर थोड़ा इसके बारे में बता दो ना। डेप्रिसिएशन लोग हमसे पूछ लेंगे तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल बताएंगे। एक कैलकुलेटर दो, अभी हम आपको बिल्कुल बताएंगे डेप्रिसिएशन। अभी कैलकुलेटर आ रहा है, हम आपको स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है जी, फिर मत कहना बताया नहीं था, बिल्कुल बताया था। कैलकुलेटर देखो, कैलकुलेटर आ रहा है, कैलकुलेटर अब आपको दिख रहा होगा, नंबर दिख रहे हैं इसके। ठीक है जी, लेट सपोज हमने एक मशीन ली 1 लाख रुपीस की। कितने की ली? 1 लाख रुपीस की। हमने सोचा ये मशीन जो है हमारी 5 साल चलेगी। कितने साल? 5 साल चलेगी। और 5 साल के बाद हमें ये वाली मशीन को कबाड़ी को बेचना पड़ेगा और कबाड़ी हमें इसके देगा 10,000 रुपए वजन के हिसाब से। हमने एक एस्टिमेट लगाया। अकाउंटिंग इज टोटली एस्टिमेशन। ठीक है जी, तो हमने एस्टिमेट लगाया। तो ये हमारी, एक बार कैलकुलेटर देख लो यार, आ रहा है ना। ये हमारी बिकेगी 10,000 रुपए की। ठीक है जी, 10,000 रुपए की बिकेगी। 1 2 3 4 तुमने ये किया। और 5 सालों तक, अभी मैं डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन के भी कई मेथड होते हैं। फिर मत बोलना सर आपको तो पता नहीं है। मुझे पता है, मैं सिर्फ आपको एक बात समझाने की उससे।
5 साल तक चलेगी, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे और इज इक्वल टू करेंगे। तो हर साल हमें 18,000 रुपए कम कर लेने चाहिए हमारे फाइनेंशियल से एज अ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ताकि जब खत्म हो तो हमारे पास उतना फंड्स हो हमारे पास, ताकि हम उस चीज को, बुक से भी वैल्यू कम होनी चाहिए ना, जब उसकी वैल्यू कम हो रही है तो आप भी तो करो, ये थोड़ी है 10 साल बाद आप उस वैल्यू को इतने रखोगे। पर एक और बात, लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? क्या लैंड की वैल्यू गिरती है? सर गिरती है। पापा ने जमीन ली थी 1 लाख की, अब वो 2,000 रुपए की भी नहीं मिलती। बच्चों, अनकंडीशनल जो चीजें हैं, क्या लैंड की कभी लैंड की वर्थ गिर सकती है? सोचो सोचो, क्या लैंड की कभी वर्थ गिर सकती है? नहीं गिर सकती। सर हमने जमीन 10 साल पहले ली थी, अब उस पे कम लोग, पहले उस पे 100 लोग रह सकते थे, हैं? पहले जो हमारी लैंड थी उस पे 100 लोग रह सकते थे। हमारी 1 किला 2 किला जमीन थी, उस पे 100 लोग रह सकते थे। अब हो गए 10 साल, अब हो गए कितने साल? 10 साल। सर हमारी जो जमीन थी ना वो 10 साल पुरानी हो गई, अब उस पे सिर्फ 50 लोग ही रह सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये? समझ आया? एक मशीन हमारी अगर 18,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती थी, अब वो सिर्फ 10,000 बना सकती है। हो सकता है भाई, मशीन है, रेगुलर चल रही है, थोड़ा उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें फर्क आएगा टाइम टू टाइम। पर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी लैंड पे पहले 100 लोग रहते थे, अब वो 10-20 साल पुरानी हो गई, अब उस पे सिर्फ 50 लोग रह सकते हैं? नहीं। तो लैंड क्या डेप्रिशिएबल होगी? लैंड इज नॉट डेप्रिशिएबल एसेट। किसी से भी पूछना, रीजन तुम्हें बहुत कम लोग बता पाएंगे। तो इसका रीजन ये है, ठीक है जी, कि लैंड की जो एफिशिएंसी होती है वो कभी कम नहीं होती है। क्या होती है? कभी कम नहीं होती है लैंड की एफिशिएंसी। इसीलिए लैंड जो है हमारा डेप्रिशिएबल असेट नहीं है। लैंड हमारा असेट है, बट लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल असेट, ठीक है जी। अगला आता है हमारा एंट्री। एंट्री क्या होती है? जब हम ट्रांजैक्शन को, एक सेकंड दोस्तों, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंट्री। क्या बोलते हैं? एंट्री, ठीक है जी। क्रेडिट हो गया हमारा, डेबिट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एंट्री हो गई। अगला हम बढ़ते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? अभी मैंने आपसे बात करी पिछले उसमें, इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट मतलब होता है दिवालिया। हमारे हाथ है ऊपर, हमारे हाथ है ऊपर, भाई मेरी जेबें चेक कर ले, मेरी प्रॉपर्टी चेक कर ले, जो मिला सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं। मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे दूं? जान से मार दो, और तो कुछ कर नहीं सकते, जान से मार दो, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। किसी भी पर्सन की अगर उसके जो उधार है वो पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी बेशक सारी असेट को बेच दिया जाए तो भी, तो वो क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। एक बार ऐसा भी टाइम था जब हमारे बच्चन साहब जो थे वो इंसॉल्वेंट हो गए थे, ठीक है जी। टाइम का कुछ नहीं पता, इंसॉल्वेंट हो गए थे एक बार बच्चन साहब भी। उसके बाद आता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या? इंसॉल्वेंट का उल्टा। जब किसी पर्सन की कैपेबिलिटी है पे करने की उधार, तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट मेरे यार, ठीक है। अगला है हमारा प्रोप्राइटर। क्या है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? जो बिजनेस को ओन करता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। सर मेरे पापा के 2 पार्टनर हैं तो दोनों प्रोप्राइटर हैं? नहीं। प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर एक सिंगल पर्सन होता है जो बिजनेस को ओन करता है। आपके पापा ने एक दुकान खोली चांदनी चौक में, और पापा दुकान के गल्ले पे बैठते हैं, चाहे उनके 10,000 नौकर हो, 100 नौकर हो, 2 नौकर हो, फिर भी प्रोप्राइटर आपके पापा होंगे। कई फर्मों के बाहर, कोई ऐसी फर्में होती हैं जिनके बाहर लिखा होता है, फर्म मतलब एंटिटी, कई ऐसी एंटिटी होती है जिनके बाहर लिखा होता है कि इस फर्म का प्रोप्राइटर जो है वो ये बंदा है, ठीक है जी। अब आगे हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन। सर फिर बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट जो होती है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई ऐसी चीजें आती है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट, जैसे आपका हो गया ये ट्रायल बैलेंस। ये सब होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट, इनको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसी के साथ आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है फिनिश।
आगे हम आएंगे चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आगे आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है जी। तो जैसा आपने देख लिया भाई ये वीडियो, आज की जो वीडियो है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को किया फिनिश, आप इसे करिए नोट, इसकी करिए रिवीजन भरपूर। टेस्ट मिलेगा आपको आपके पोर्टल पर, सीमा शर्मा क्लासेस पोर्टल पर, तो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और सीखते रहिए। जय हिंद।